प्यारे बंधुओं, संगीत प्रेमियों, मेरे नाना नानियों, मेरे दादा दादियों, ओ मेरे काका काकियों, मेरे मामा मामियों, ओ मेरे बच्चे बच्चियों, मेरे यारों यारियों, आप सबको किशोर कुमार का सप्रेम नमस्कार। इंसान तो हमेशा के लिए चला जाता है, लेकिन बीती हुई घटनाओं की स्मृतियां छोड़ जाता है, एक यादों की लंबी बारात छोड़ जाता है, जो जिंदगी पर हमारे दिल में जिंदा रहते हैं। किशोर सबसे छोटा था, हमारे फैमिली में सबसे छोटा भाई था और सबसे प्यारा था। उसका गला बड़ा ही खराब था, बड़ा ही कर्कश था। जब आया था, मैं कॉलेज से आया तो उसे देखा कि उसे बोलता नहीं बराबर है, खांसता रहता था हमेशा। तो मैं कहा, माँ ये इसको गले में क्या? बोले पता नहीं बेटा क्या हुआ, पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, बात बराबर नहीं कर सकता, खांसता रहता था। इत्तेफाक क्या हुआ कि उस वक्त एक एक्सीडेंट हो उसके पैर में, यानी उसकी छोटी उंगली थी ना, बीच की टो की उंगली कट के निकल गई। वो मेरे पिताजी ने संभाल के उसको स्पिरिट बोतल में रख दिया था कि भाई जोड़ सकते कि नहीं। अच्छा, वो 50 साल की बात आगे की बात है, 50 साल आगे की बात है। तो उस वक्त ऐसी दवाइयाँ होती नहीं थी जो दर्द कम कर सके। तो रोता रहे, करीब 20-22 घंटे रोता रहे, और फिर थोड़ी देर के लिए दवा ले तो चुप रहे, फिर रोता रहे। वो महीना भर रोता रहा। ये समझ लीजिए उसके लिए रियाज हो गया और गला साफ हो गया उसका। जब घाव साफ हुआ, गला भी साफ हो गया। उसके बाद उसने गाना शुरू किया। तो उसका तो रियल आइडल था सैगल गाना शुरू किया, और हमसे कहा करता था, तुम गाते तो ठीक हो लेकिन सैगल जैसा नहीं है। When you talk of Kishore, you identify his voice with Devanand's and vice versa. And I remember the very first good song I sang in a film was in a Bombay Talkies picture called Ziddi, and that was his first song that he ever sang in his life. मरने की दुआएं क्यों जीने की तमन्ना कौन करे। हमारे ब्रदर ने हमको डिस्करेज किया कि देख तेरी आवाज में मॉड्यूलेशन नहीं है। अब वो क्या गाते थे तो तुम जानती हो, मैं बन के संग संग ढोलू रे। अब मैं चुप रहता था। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम बड़े भाई हो, मैं क्या बोलूं, कुछ बोल तो सकता नहीं। मैंने जब प्लेबैक देना शुरू किया था तो हम लोग ट्रेन से ही जाया करते थे, और मैं नाना चौक में रहती थी तो ग्रैंड रोड से मैं ट्रेन पकड़ती थी और जाना पड़ता था मलाड तक। तो एक दिन मैं जहाँ बैठी थी वहाँ महालक्ष्मी स्टेशन पे किशोरदा उसी डब्बे में आए, और मैंने देखा कि ऐसे लग रहा था मुझे कि उनकी शक्ल किसी से मिलती है, पर मैं पूरा ये नहीं कर पाई। और वो आके बैठे, उनके हाथ में एक छड़ी थी और कुर्ता पजामा और एक ऊपर स्कार्फ। तो वो ठीक से नहीं बैठते थे, बैठे बैठे कुछ ना कुछ चल रहा था उनका। तो मैं देखती रही। फिर हम लोग मलाड उतरे, जैसे मैं उतरी वो भी मेरे पीछे पीछे उतरे। मैं जाके तांगे में बैठी, उन्होंने भी दूसरा तांगा किया और मेरे साथ उनका भी तांगा चलने लगा। तो मुझे बड़ा डर लगा, मैं अकेली थी। मैंने कहा ये कौन आदमी है जो मेरा पीछा कर रहा है। फिर मैं स्टूडियो में, मेरा तांगा गया तो इनका भी पीछे पीछे। तो मैं जल्दी जल्दी उतर के ना और खेमचंद प्रकाश जी के कमरे में गई। थोड़ी देर के बाद ये भी, तो मैंने उनको कहा कि देखिए एक आदमी मेरा पीछा कर रहा है और वो स्टूडियो में भी आया है। तो मैंने कौन है? मैं कहा मालूम नहीं है, कोई लड़का सा। मैंने अच्छा मैं देखता हूँ। तो ये पीछे पीछे हमारे कमरे में आ गए। तो मैंने कहा यही है वो। तो कहने लगे अरे ये तो किशोर है।
अशोक कुमार जी के भाई हैं छोटे, और ये गाता भी है अच्छा। मैंने कहा अच्छा। तो कुछ दिनों के बाद मुझे खेमचंद जी ने बुलाया और कहा कि इसके साथ तुमको डुएट गाना है। मन में छाया है प्यार हो कौन है। जब उसने एक्टिंग शुरू किया उस वक्त मैं हीरोज रोल से उतरने लगा था। मेरी उम्र हो गई थी 50 साल की, 45-47 हो गई थी। तो मैं कम करने लगा था हीरोज रोल, क्योंकि वो दौड़ के गाना, गाते हुए दौड़ना पकड़ना लोगों को पसंद नहीं आता था। तो उस वक्त किशोर एक्टिंग में अच्छा करने लगा था। अच्छा, लेकिन उसने कॉमेडी लाइन ली। ये कौन से मुल्क का तरीका है बाल काटने का? जी, मुल्क के खंडवा। खंडवा? जी, अब आप ये बतलाइए, आप कौन सा कट पसंद करते हैं, अशोक कट, दिलीप कट या राज कट? अपने किशोर भाई में एक बात बहुत अच्छी थी, किस चीज को किस तरह से पेश करना, यानी बारीकियों को देख करके समझना और उसको ठीक तरह से पेश करना, ये बात थी। अब ये है कि शादी एक ऐसी चीज है, पर्सनल लाइफ है किसी की, उसमें क्या डिस्कस करना, लेकिन वो अपने हर फन का मौला, हर फन मौला, बड़ा ही था हर बात। उस वक्त हम लोग एक साथ बॉम्बे टॉकीज़ में काम कर रहे थे। बॉम्बे टॉकीज़ में उस वक्त मैं एक डबल रोशन पिक्चर में काम कर रही थी, जिसमें दादा मुनी हीरो थे और मैं हीरोइन थी। और उसी वक्त किशोर साहब भी वहाँ आए बॉम्बे में। एक मज़े की बात मुझे याद आती है कि भोलादा को मैंने भाई बनाया था। तो एक राखी के दिन हमारे घर में हमने उनको दावत किया था आने के लिए। तो भोलादा तो आ गए। मैंने कहा भोलादा से आप आए हैं तो आपके दोस्त कहाँ है, वो क्यों नहीं आए? कहने लगे नहीं, वो नीचे खड़े हैं, वो कहते हैं उनको राखी नहीं पहनना है इसीलिए वो आने नहीं वाले हैं। तो तभी उन्हीं दिनों से एक साथ से दोस्ती बढ़ती गई और फिर तो हमने शादी कर ली। किस्मत की बात है, मालिक के हाथ है। किस्मत की बात है, मालिक के हाथ है। किस्मत की बात मालिक के हाथ, जीवन का साथ है। शादी शादी शादी। इतनी मज़ेदार चीज़ें करते थे जो कि सिर्फ मुझे मालूम है, शायद किसी को पता हो। जैसे उन्होंने अपना एक मानस पुत्र बना लिया था, उसकी उंगली पकड़ के वो आते थे रिकॉर्डिंग में, और वो बच्चे का हाथ पकड़ के आते थे, मतलब कोई नहीं होता था, उंगली पकड़ के आए और उससे बात करते थे। आंटी को नमस्कार करो, आंटी नमस्कार, खुद ही बोलते थे। फिर गाना रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी उनको पसंद नहीं है, तो बच्चा बोलता था बाबा ये गाना कितना बकवास है। बेटे ऐसी बात नहीं करते, बाबा आप ही ने तो बोला सच बोला करो। और ये कंटिन्यूस उन्होंने 6 महीने साल तक ये चलता रहा। बाद में हमें ये लगने लग गया कि उनका बच्चा वाकई आया साथ में। इतना उन्होंने ब्रेन वॉश कर दिया था कि हम बैठे रहते थे और वो आते हैं तो हम बोलते थे कैसा है आपका बाबा, इतना हो गया था। और वो ऐसी बातें करते थे और भगवान ने उनको बच्चा दिया, वैसे ही छोटा सा। I was born in the year 1952. That time my father was already a established singing star. He had no time. He used to go outdoors. He used to do 3-4 shifts. Whenever my birthday used to be celebrated, my father used to give me presents. The first present I got from him, I remember, when I was 4 years old, was a projector, 16 mm projector. I was so young I couldn't understand, but then he used to bring all those cartoon films which we used to see, and
He used to bring his own films also. चोरी 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 काहे हमें पुकारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे, तुम तो बसी हो गोरी मन में हमारे। पिया 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 योडलिंग इंडिया में फर्स्ट टाइम अगर कोई लाया तो वो किशोर दा लाया। स्वर्गीय एस डी बर्मन जी, हाँ। उन्होंने मुझे कभी भी कोई डिफिकल्टी हो गाने में कि भाई तुम्हें तकलीफ हो रही है, तो वो हमेशा बोलते थे तेरे को तकलीफ है बता बदल दूं। उनका हाँ चिंता बदल दीजिए, तो हमेशा बदल दें। The Burman, also being a great music director who belonged to Navketan camp, he always picks Kishore for me, except for ghazals. For ghazals, I think they used to give me Rafi Muhammad. He was also very good for certain types of songs, emotional songs, songs with a very, very high pitch. But for soft, cinematic, melodious, resonant singing, that's Kishore. मेरा कहना जहाँ नहीं कहना वहाँ नहीं रहना, दुखी मन मेरे। दर्द हमारा कोई न जाने, हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए, हम है राही प्यार के। तेरी मेरी और अशोक की और बहुत से लोगों की आवाजें तो ऐसा निकालता था ना जैसे कोई बात ही नहीं। इस खुशी में रात का खाना और सुबह का नाश्ता तुम्हारे साथ होगा। अरे जा मैं नहीं, फेरी वाला। लेकिन ये क्या उलिया बना रखा है आपने? तुम्हारी खातिर जाने क्या कुछ करना पड़ेगा। इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। नशा है गद्दी का, इसको वसीयत सुनाने का वक्त लाना, वरना तुम्हारी वसीयत भी लिखवा दूंगा। आया आपके ख्याल में? भाई भाई करके पिक्चर आईवीएफ में की तो उसने कहा कि भाई दादा मुनि को ले लीजिए, क्योंकि दोनों भाई रहेंगे और भाई भाई का रोल कर रहे हैं तो इट विल बी बेटर। और भाई अच्छा ही हुआ, अगर वो नहीं करते तो शायद उतना पॉपुलर नहीं होता पिक्चर। तो उसमें मेरा थोड़ा सा विलेनिश रोल था, लेकिन मैंने कर लिया। मैंने कहा चलो तू हीरो बन जा, अच्छा है। इज्जत होती है इंसान की, शैतान की नहीं। घर की लक्ष्मी को छोड़कर बाजारी औरतों के साथ रंगरलियां मनाकर तुम दुनिया से इज्जत की उम्मीद रखते हो? खूबसूरत शरीर की पूजा करने वाले रईस को लोग आवारा कहते हैं, लेकिन एक लंगोटी वाले फकीर को जो भगवान का नाम लेता है महात्मा कहकर पुकारा जाता है। इज्जत चाहिए तो उस औरत की पूजा करो जो तुम्हारे जूते खोलने में स्वर्ग समझती है, लेकिन तुम तो उस औरत की पूजा कर रहे हो जिसके जूते तुम्हें खोलने पड़ते हैं। तुम्हारे थप्पड़ की आवाज मेरे लिए कोई नई बात नहीं। मैं भी जब किसी को थप्पड़ लगाता हूं तो बिल्कुल ऐसी ही आवाज पैदा होती है। शायद पिछले जन्म में हम दोनों भाई होंगे। मुझे सारे गामा निधा पा गा धा पा सा नी धा मुझे कुछ नहीं आता। उनके संगीत के बारे में मैं ये कह सकती हूँ कि भगवान ने उनको पूरा ही मतलब संगीतकार बना के भेजा था, क्योंकि उन्होंने सीखा नहीं था किसी से, और बगैर सीखे वो गाना मतलब ट्यून भी बना लेते थे, कभी कभी बोल भी लिखते थे। एक्टिंग तो वो बहुत अच्छी करते ही थे, इसमें कोई शक ही नहीं। और जैसा वो गाते थे मैंने ऐसा सिंगर नहीं सुना। दिलबर को अपना बनाना न आया, गाना न आया, बजाना न आया। दिलबर को अपना बनाना न आया। हाँ
कहीं सा है कहीं रे है कहीं गामा पाधानी है, कहीं भागेश्वरी की बहन, कहीं जय जयंती की नानी है। आए बोझा सात सुर का हमसे बाप रे, उठता भी तो क्यों उठता, हमें एक सुर भी हिलाना न आया, हमें एक सुर भी हिलाना न आया। आप शुरू कीजिए ना। खामोश, बस 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 कीजिए। वैसे तो उस्ताद मच्छर खान ने मुझे कुछ दिन तालीम दी थी। ओह, तो फिर उन्होंने बंद क्यों कर दी? क्या बताऊं, फिर वो पागल हो गए। Great fun working with him, and in fact we had a nice rapport in the sense that he being such a talented singer and a dancer and with quick reflexes, quick reaction, he always told me that he found it very easy to work with me because I, being a dancer, of course, we had this very common, this sense of rhythm, the sense of taal, which was very important. नखरवाले, 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 देखने में देख लो है कैसी भोली भाली। अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, अजनबी ये छोरियां दिल पे डाले डोरियां, मन की काली। वो तो कोई और थी जो आंखों से समा गई दिल में। डिडलिए सेट पे उनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि अगर सीरियस सीन भी हो तो वो हंसाते ही रहते थे। तो उनको कह कह कर खुशामद कर कर के, भाई ये सीरियस सीन है, भगवान के लिए थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाओ। पहली झलक में एक सीन था कि जहां मेरी उनकी फाइट होती और M.V. रामन उसके डायरेक्टर थे, तो मैंने उनके पेट में मुक्का मारना था। तो जैसे मैं उनके मुक्का मारूं, बजाय इसके कि वो उफ करें, वो हंसना शुरू कर दें। तो उसके समझिए कि 12 या 14 रेटेक हो गई और वो नहीं माने। तो M.V. रामन ने मुझसे कहा कि फरहान साहब आप कुछ करिए, वरना ये तो शूटिंग नहीं हो सकेगी। मैंने कहा आप शॉट लीजिए, अब ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही नेक्स्ट शॉट शुरू हुआ, बजाय इसके कि मैं फिल्मी मुक्का मारूं, मैंने एक असली मुक्का उनके पेट में जब ताड़ से दिया तो उनकी हालत हुई, मर गया। मैंने कहा यही चाहिए हमें पिक्चर में। पता भी ना कहाँ है, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। जान से मार डालोगे? সিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ছাকা ভেবে ছাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। দাও ভাই নাকে এক টিপ নস্যি, খাও তারপরে এক মগ লস্যি, লাগে জুড়ি জুড়ি সুড়সুড়ি, হ্যাচ্ছো হ্যাচ্ছো, ঠিক 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 ঠিক। সিং নেই তবু নাম তার সিংহ, ডিম নয় তবু অশ্ব ডিম্ব, গায়ে লাগে ছাকা ভেবে ছাকা হাম্বা হাম্বা, ঠিক 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 ঠিক। बाजू
बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। बाबू समझो इशारे, हॉर्न पुकारे, पम पम पम, यहाँ चलती को गाड़ी कहते हैं प्यारे, पम पम पम। रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा बाबा रि बाबा रि बाबा। बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है, बोलो। 100 बातों की एक बात यही है, क्या भला तो क्या बुरा कामयाबी में जिंदगी है। टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है, टूटी फूटी सही चल जाए ठीक है, सच्ची झूठी सही चल जाए ठीक है। आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी तिरछी चला चला के झूम, आड़ी चला चला के झूम, तिरछी चला चला के झूम, बाजू। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मिली एक अजनबी से, कोई आगे न पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, दिल ही दिल में जली जाती है, बिगड़ी बिगड़ी चली आती है, झुंझलाती हुई बल खाती हुई, सावन की सूनी रात में मिली एक अजनबी से। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका, तो मचल गए यूं ही फिसल गए आ उड़ड़े उड़ड़े उड़ड़े। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल, नजर बन जा दीवाना। मैं सितारों का तराना, मैं बहारों का फसाना, लेके एक अंगड़ाई मुझ पे डाल, नजर बन जा दीवाना। रूप का तुम हो खजाना, तुम हो मेरी जान ये माना, लेकिन पहले दे दो मेरा 5 रुपया 12 आना, 5 रुपया 12 आना, मारेगा भैया नाना नाना। ये पहले पिक्चर था जहाँ दोनों ने काम किया, जबरदस्त काम किया उससे। मधुबाला with Kishore Kumar, she also made a lot of improvement. अब टाइमिंग उसको ठीक नहीं होता था, रॉन्ग एक्सप्रेशन देते थे, जब हंसने की जरूरत है तब नहीं हंसते थे, जब उसकी जरूरत नहीं तब हंस देते थे। ऐसे तो हमेशा हंसती थी, ये बड़ा मुश्किल था टू कंट्रोल, लेकिन कभी कभी तो शी एक्सेल्ड। मन्नू, मेरी शादी हो रही है। शादी? शादी? ओह, शादी किस बुद्धू के साथ? बुद्धू के साथ नहीं, एक रियासत के कुमार साहब के साथ। कुमार साहब के साथ? वो तो हो गई। लगता है तुम्हें कुछ जलन हो रही है। जलन? मुझे क्यों जलन होने लगी? लड़कियों की शादी तो होती है, और फिर तुम्हारी शादी किसी कुमार के साथ होगी, बड़ी धूमधाम होगी, दावतें उड़ेंगी, और मैं भी आऊंगा।
तुम्हें खुशी हो रही है? खुशी तो होनी चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि इस तरह हमारा मिलना जुलना बंद हो जाएगा, घूमने फिरने की आजादी नहीं रहेगी। बस, और कुछ नहीं। और क्या होगा? मेरी शादी हो जाएगी, मैं पराये घर चली जाऊंगी। इस बात का तुम्हें जरा भी बुरा नहीं लग रहा? हाँ, नहीं तो। नजर आती है मुझे दुनिया हरी हरी। यार भाई भाई, यार भाई भाई, यार भाई भाई यार। अरे मस्त है या मस्त हुए बारे बरखुरदार, अरे बारे बरखुरदार, अरे बारे बरखुरदार दार दार। घूमेरे नाचरे डडा डडा सनम मेरा, झूमेरे कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई हमारा न रहा। मैं पूछती हूँ कौन है? कौन हो तुम? मुन्ना। मुन्ना? अगर मैं सच बोलता तो आप यकीन कर लेती? Of course, जरूर करती। तो अब कर लीजिए, मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या? मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। My God! देखो, तुम अभी अभी यहाँ से चले जाओ, आइंदा मुझे अपनी मनुष्य सूरत मत दिखा। देखा, ये हुआ सच बोलने का नतीजा। जाता हूँ, मगर इतना याद रखिएगा कि किस्मत में मिलना लिखा होगा तो फिर मिलेंगे, जैसे 2 बार मिल चुके हैं। जाता हूँ, जाता हूँ। एक बात और, अब तक मैं हाफ टिकट, हाफ मैट और हाफ मैन था। अब अगर कभी मिले तो फुल समझिएगा। आँखों में तुम, दिल में तुम हो, तुम्हारी मर्जी, मानो के न मानो, हर मानो के न मानो। पिक्चर आपके, उसमें एक डुएट गाना था जो ओरिजिनल प्लान था कि लता के साथ डुएट हो, तो लता उन दिनों में शायद बाहर गई हुई थी, क्या कुछ प्रॉब्लम था, तो किशोर सजेस्ट, दादा मैं अगर दोनों वॉइस में खुद गा लूँ, फीमेल और मेल, तो मैं सोचा जोक कर रहा है। नहीं, आपको मैं गा के सुनाता हूँ, आप सुनिए, देखिए। कालीदास जी भी थे डायरेक्टर, उसने बोला शलील बहुत अच्छा होगा, वो तो कॉमेडी पिक्चर है, वो दोनों गाना गाएगा फीमेल में। एंड एक्चुअली ही डिड ए वंडरफुल थिंग, इमीडिएटली ही मेड इनटू फीमेल वॉइस एंड इमीडिएटली जंप्ड बैक टू मेल वॉइस। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए, आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया ओए ओए, ओ तेरी तिरछी नजरिया ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए, ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया ओए ओए ओए, ओ जाने सारी नगरिया। आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया, ओ सवरिया। अब मेरे जैसा सीरियस आदमी जो सीरियस विलन के रोल करता था, उस आदमी ने मुझे भी बिल्कुल उस पिक्चर में अपने जैसा बना दिया कि जो जो हरकतें उसने की वही हरकतें उसने मुझसे कराई। तो उस पिक्चर को देखने के बाद ये लगता है कि
अगर एक आधी पिक्चर में उनके साथ और कर लेता तो मैं भी क्लाउन बन जाता। तो किशोर ने बुलाया कि एक कलर पिक्चर बनाएंगे। तो कलर का डिफिकल्टी कुछ हुआ, फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर शुरू हुआ किशोर और मधुबाला को लेके, सुहाना गीत। सुहाना गीत कंप्लीट नहीं हो पाया क्योंकि बाय द टाइम 4-5 सील कंप्लीट हुआ था मधुबाला बीमार पड़ गई। खेल घर सही कहती हैं, रंगों का खेल। रंग मिल जाते हैं तो इंद्रधनुष बन जाता है और बिखर जाते हैं तो आसमान सूना हो जाता है। तस्वीरें अच्छी बना लेती हैं आप। यूं ही लाइनें खींच लेती हूँ। नहीं, मैं सच कहता हूँ, आप बड़े अच्छे काम जानती हैं। वैसे तो आप ही बहुत अच्छे काम जानते हैं। मैं? हाँ, लड़कियों का पीछा करना, आवाजें कसना, उन्हें छेड़ना। अगर आपकी ये हरकतें मैं आपके पिताजी से कह दूं तो? उन्हें कोई ताज्जुब न होगा। हाँ, ताज्जुब भी कैसे हो सकता है। जो बेटा बाप को गाना सुनाने के लिए पैसे की वसूली करता हो और फिर उसमें भी मोल भाव करता हो, वो क्या नहीं कर सकता। पिताजी ने यह भी कह दिया आपसे? क्या नहीं कहा, मगर आपकी बहुत तारीफ करते थे। तारीफ? हाँ, कहते थे आप बहुत अच्छा गाते हैं। अठन्नी? अठन्नी नत, अठन्नी उधार। मुझे एक गाना सुनाइए। देखिए, मेरा मजाक मत कीजिए, मुझे गाना वाना नहीं आता। देखिए, आप मुझे टालने की कोशिश ना कीजिए, नहीं तो मैं अपनी दादी माँ को बुला लूंगी और फिर आपको बिना फीस के ही गाना पड़ेगा, और वो भी भजन। भजन? बुलाऊं दादी माँ को? नहीं, उन्हें तकलीफ देने की क्या जरूरत है, मैं कोशिश करता हूँ। सा नहीं मिल रहा है। अब गाइए। आप जरा। सुहाना गीत के पूरे गाने रिकॉर्ड हो गए थे, किशोर ने म्यूजिक दिया था और बहुत अच्छा म्यूजिक दिया था। About 8-9 songs, all classical based songs he sang, and the way he sang, I still remember. बाजे 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 रे कहीं बांसुरिया, बाजे 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 रे कहीं बांसुरिया, बांसुरिया बाजे बांसुरिया, बांसुरिया बाजे बांसुरिया, खोई खोई खड़ी है राधे बावरिया। किशोर का ये दूसरा पहलू था जो मैंने देखा उस वक्त। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त किशोर का एज ए हीरो उसकी पिक्चरें कोई चल नहीं रही थी, इसलिए उसकी लाइफ में एक फ्रस्ट्रेशन जैसा कुछ आ रहा था, और वो फ्रस्ट्रेशन उसको लोगों से अलग लेके जा रहा था। मैंने कहा, किशोर, तुम्हारे चेहरे में कभी, आंखों में कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम किसी चीज को ढूंढ रहे हो। बड़ी गौर से मेरी तरफ देखता रहा, आके मेरे घुटने पकड़े कि हाँ, मैं ढूंढ रहा हूं, मगर मुझे मिली नहीं। लोग मुझे प्यार नहीं करते। जब मैं प्यार मांगता हूं तो कहते तू तेरे पास तो कुछ है ही नहीं, और जब मेरे पास पैसा हो गया तो मेरे पैसे को प्यार करते। अब भी नहीं करते मेरे से। जो लोग उससे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, वो धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि किशोर उनको अवॉइड कर रहा है, या किशोर उन्हीं को अवॉइड करके उनके साथ ऐसा बिहेव कर देता था कि लोग कभी कभी बोलते थे ये पागल हो गया क्या। बुरा न मानिए, मैंने तो उस दिन आपको पागल समझा था। ठीक ही समझा आपने, एक पागल ही ऐसी हरकत कर सकता है। जी हाँ, आप पागलों की मदद न करेंगे तो और करेगा भी कौन। जी, वो पागल लड़का तुम ही हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा दिमाग खराब है। मगर इसकी क्या जरूरत थी? क्या करो? डॉक्टर, प्लीज, व्हाट इज दिस?
डॉक्टर साहब प्लीज, डॉक्टर साहब नहीं हूँ, ले जाओ। डॉक्टर साहब सुनिए तो, डॉक्टर साहब मैं पागल नहीं हूँ, डॉक्टर साहब मुझे दुनिया कहती मुझको पागल, मैं कहता दुनिया को पागल। बस यही मैं कहूँगा कि मुझे जितना पागल समझे मैं उतना पागल नहीं हूँ। ये मैं जानती हूँ। सच सच कह रहा हूँ मैं। और मैं कभी कभी जब पागलपन की कोई हद बोलता है कि बस आप वो है ऐसे, तो मुझे भी जरा मजा आता है कि अगर मुझे पागल समझ ही लिया है तो क्यों ना थोड़ा पागल बन के दुनिया में थोड़ा ऐसे कुछ किया जाए जैसे कि और भी पागल समझे। लोगों ने उसको ज्यादा सनकी बना दिया। वो इतना सनकी था नहीं। जैसे प्रोड्यूसर लोग आए या कोई आया और उससे कहते हैं कि साहब किशोर साहब आपके लिए कॉमेडी रोल है। अच्छा भाई क्या है? वो कॉमेडी ये है कि आप लड़की के घर में आते हैं और आने के बाद 2 खराबाजियाँ खाते हैं। तो हैरान। अब लोगों ने इस तरह से उसको कॉमेडियन क्या बल्कि अजीब किस्म का पागल बना दिया। वो होते होते फिर लोग कहने लगे कि साहब ये तो पागल है, वो एक्टिंग भी इसी तरह की करता है, ये करता है। हालांकि वो ऐसा था नहीं, न करना चाहता था, उसे ये पसंद नहीं था। किशोर कुमार वही था जिसने दूर गगन की छाँव कहानी बनाई, म्यूजिक लिखा, गाने लिखे और एक्टिंग। राही तू मत रुक जाना। I remember many small kids used to come and, give the test in front of me. I used to stand and watch my father direct them before the film was going to be shot. But he wasn't satisfied. I don't know why. He wanted some character in that child which he could not get. Then all of a sudden he looked at me one day and called me, come here. And he told me, I was very small, can you act? So I said, I'll try, I don't know. We'll go behind the curtain and when I'll tell you to come out, then you'll have to say a dialogue. So I went behind the curtain and I made myself, he told me, be serious. You have to be serious, don't laugh. So I went behind the curtain and I slapped myself, I remember. And I became serious and then he told me, come out now. And the dialogue was, Bapu, Bapu, Bapu मैं बोलने लगा हूँ. Some kind of a dialogue it was. And I said it and he was so happy. Then he said to his unit members, I've got the child I was looking for. They said, who's the child? Well, it's my son. He's going to portray the character. रामू, बोल तो बेटा मैं तेरा कौन हूँ? हाँ हाँ बोल बोल हाँ बोल कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर कोशिश कर तू बोल सकता है तू बोल कौन कहता है तू गूंगा है तू गूंगा नहीं याद है पहले तू मुझे बापू कहकर पुकारा करता था हाँ तू एक बार बापू बोल एक बार हाँ एक बार फिर से बापू बोल बोल तू बोल सकता है रामू तू बोल सकता है बोल बेटा तुझे बापू बोलना ही होगा तुझे बापू बोलना ही होगा कोशिश कर हाँ हाँ बोल बोल बेटा तुझे बोलना ही पड़ेगा मैं तेरा बापू हूँ कोशिश कर बोल बोल बापू बापू बोल बेटा बोलता क्यों नहीं
कक्षाओं में। हाँ। तुमने भी देखी? मैंने देखी, बहुत तो वो सीरियस पिक्चर में अच्छा लिया पब्लिक ने, लेकिन जहाँ कॉमेडी, मैंने खुद कॉमेडियन होने के नाते उन्होंने पसंद नहीं किया, बोली क्यों ऐसा कर रहे हैं। लेकिन पहले सोचते थे कि क्या सीरियस पिक्चर बनाएगा, लेकिन एक कॉमेडियन के मन में भी एक कहीं पे एक दुख भरा हुआ था। रामू मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे रामू, मैं तुझे अच्छा नहीं कर सका, मैं तुझे अच्छा It took us quite a time to finish the film because money-wise also we were not, my father was not in a position. He had to sell many things, including my grandmother's ornaments. But he had that zeal. जब पौथेर पांचाली देख के आए हम लोग तो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत अच्छी लगी फिल्म। और एक दो उसमें ख़ास चीज़ें जो किशोर को बहुत अच्छी लगी, वो जैसे एक तालाब है, पहली बूंद उस पर पानी की पड़ती है और वो गोला सा पानी तालाब में बनता जाता है, तो ये चीज़ें लगी। तो कैमरा लेके और अमित वगैरह को लेके, छोटा सा था, तो हम लोग चले गए वहाँ बोरीवली में एक जगह, और वहाँ से जाके मेंढक के ऊपर पानी गिरा रहे हैं और मेंढक भाग रहा है, तो इस तरह के शॉट लेने शुरू किए। यानी कहने का मतलब ये है कि दूर गगन की छाँव शुरू जो की है, इंस्पायर होके पौथेर पांचाली से। He had a special screening for us and I thought it had some very interesting touches and a lot of pathos. And he was quite happy with it himself. Well, actually, I think I met Kishore first. He was courting my niece Roma, whom he eventually married, and this must have been towards the end of 40s or early 50s. I don't exactly remember. And ever since then, of course, I have known him and have been very friendly and very warm towards each other. And he was, of course, gifted with an incredible voice as a popular singer, as a singer of popular songs. He had no equal, I think. And I feel that even if he had learned classical singing, he would have excelled in it because his voice was so fluent and so mellifluous and so flexible. So there came a time when I needed him for one of my films. This was in 1963. I was making Charulata based on a Tagore short story. And I needed a song in a male voice, to be sung by the hero. And I approached Kishore, and he only insisted on doing the recording in Bombay. He said he would prefer it to do it in Bombay rather than in Calcutta with his own recordist. আমি চিনি গো চিনি তোমারে ও গো বিদেশিনী তুমি থাকো সিন্ধু পারে তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনী। One thing I forgot to mention, and I think it's important to mention it because to show what kind of a person Kishore was and what sort of relationship he had with me, is that both for Charulata, where he sang one song, and for Ghare Baire, where he sang 3 songs, he didn't charge any money. He did it for free. एक ज़माने में एक्टिंग करता था, उसके साथ फिर मैं बाद में मैंने गाना शुरू कर दिया, क्योंकि पिक्चरें काफ़ी अच्छी बनने लगी, तो धीरे धीरे हम अलग हो गए। हाँ, तो फिर भगवान ने देखा कि बेटा जा, तू गाती रह। तू ही मेरी मंजिल
गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल है। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। जब से जमाने हैं बाहर के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। कोई न कोई बुलाएगा, खड़े हैं हम भी राहों में। ये दिल अभी देखो बेचारा अजीब बात, किशोरदा भी नहीं है, बाबा तो 75 में गुजर गए। तो उसके बाद किशोरदा यही बात करते थे कि देखो पंचम, ये आदमी जब चले जाएंगे ना, इस टाइप के एक वैक्यूम हो जाएगा, मतलब इस टाइप के आदमी नहीं मिलेंगे, मतलब सुर के संगीत की बात ही नहीं, मतलब इस टाइप के कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा। और इतना सच्चा आदमी, इतना ये, ऑफकोर्स मैं पिताजी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, तो दादा इस तरीके, सही बात है, दादा इस तरीके से बात करते, सही बात। और मैं समझता हूँ कि मेरे पिताजी के गुजर जाने के बाद जो दादा ने श्रद्धांजलि जिस तरीके से रेडियो बोलो, जहाँ पर भी बोलो, उन्होंने दिया, किसी ने उतना ट्रिब्यूट नहीं दिया। बाबा को बहुत धक्का पहुंचा था, बहुत धक्का पहुंचा था। मुझे याद है जब गुजर गए, वो आए और मैं बैठा हुआ था, पिता किशोरदा आए, मेरे कंधे पे हाथ रखे तो एकदम बच्चे जैसा रोना शुरू कर दिया। अब उसका वो रह नहीं सके, काफी दिन तक उनको ये धक्का पहुंचा। बहुत। और एक किस्सा मैं जरूर बताऊंगा कि किशोरदा पिताजी को जब पैरालिसिस अटैक हुआ, जिस दिन हुआ, उस दिन ये किसी को मालूम नहीं, उस दिन वो आए थे, आके सुबह रिहर्सल किया, बड़ी सुनी सुनी, उसका लास्ट सॉन्ग अभिमान, वो गाना उन्होंने रिहर्सल किया, रिहर्सल करके गए। नहीं अभिमान नहीं, मिली वाज द लास्ट फिल्म, करेक्ट, सही बात। तो वो रिहर्सल किए, रिहर्सल करके जैसे गए, 15 मिनट का उनको अटैक आया। उसके बाद पिताजी हॉस्पिटल में थे, किशोरदा गए हॉस्पिटल में, किशोरदा ने बोला कि आप कोई चिंता मत कीजिए, परसों आपका रिकॉर्डिंग देखिए कैसा होगा। वो लास्ट गाना दादा ने गाया। दुख मुझे छूले न कर, मुझसे गम मेरे दिल लगी, ये दिल लगी बड़ी। पड़ोसन ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए रहा, क्योंकि सारे जितने कमेडियंस हैं उन क्या क्या करते हैं वो मैं उनके साथ ही रहता था। और दूसरा ये कि किशोरदा परेड में गुरु, मेरे गुरु का रोल उन्होंने उसमें किया, तो उसमें ये चीज़ें। किशोर को ऐसा गाऊंगा, जब किशोर गाना शुरू किया मुझे लगा कि ही रियली कॉट द स्पिरिट ऑफ द सॉन्ग। आई वॉज थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ सिंगिंग, बट किशोर वो जो गाने की स्पिरिट, जो सिचुएशन, ही कॉट दैट सिचुएशन, एंड उस स्पिरिट से जो गाना शुरू किया, मैंने देखा व्हाट अ ग्रेट आर्टिस्ट। और मैंने देखा कि इतना अच्छा टैलेंट जो है, इतना अच्छा गाने वाला, इतना अच्छा एंटरटेन करने वाला, ये अगर स्टेज पे आ जाए तो ये तो सोने पे सुहागे का काम है। फिल्मों में तो गाते ही थे और प्लेबैक सिंगिंग भी करते थे सबकी। तो मैंने कहा गुरु, बात यह है कि ये तुम्हारी आवाज़ तो लोग कहाँ बर्फ़ों में, पहाड़ों में सुनते रहते हैं, मगर अगर आप खुद हों और आप खुद उनके सामने गाना गा रहे हों तो मैंने कहा कितना अच्छा लगेगा। और ख़ासकर हमारे जवान जो हैं, हमारे देश की सीमाओं के ऊपर बैठे हुए और वो सारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले तो किशोरदा जैसे उनकी आदत थी, बहुत घबराए, तो मुझे 1 साल लगा उनको तैयार करने में। किशोर कुमार जी को 1 साल मुझे पूरा लगा ये तैयार करने के लिए कि स्टेज के ऊपर आके वो जवानों के लिए गाना गाएंगे। तो हम चल पड़े। पहला शो हमारा जो था वो था ये गैंगटॉक और नथुला के बीच में। तो वहाँ चारों तरफ बर्फ़ ही थी, तो बर्फ़ के ऊपर जवान जो थे बैठे हुए थे, बर्फ़ के ऊपर वो पिछले 1-1.5 घंटे से बैठे हुए थे, क्योंकि हमारा इंतज़ार कर रहे थे।
और स्टेज उन्होंने लकड़ी की स्टेज बनाई हुई थी और बिल्कुल ओपन स्टेज थी, आपको वहाँ आके बस खड़े होकर माइक था, वहाँ गाना था और वो सब बर्फ़ के ऊपर बैठे हुए थे सारे। तो किशोर दा ने जब देखा तो कहता है भाई एक तो बर्फ़ से, ये ठंडी से मेरी जान निकल रही है और अब मैं कैसे बोलूँगा, मुझे कैसे गाना गाऊँगा। तो मुझे कहता है कि तुम ऐसा करो कि तुम माइक जो है बीच में रखो, तुम मेरे आगे रहो, तुम बीच में माइक होगा, उसके पीछे मैं खड़ा हूँगा। तो वही गाना गाते हैं कि मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है। तो मैंने कहा चलो अच्छा ठीक है भाई, किसी तरह तुम स्टेज पे तो आओ। तो वो गाना जब शुरू हुआ और मैंने अपनी लिप मूवमेंट दे रहा हूँ तो मैंने पीछे देखा कि हमारा गुरु जो है अभी ट्रांस में आ गया है। गाना गाते गाते आखिर कलाकार तो कलाकार ही होते हैं, तो वो ट्रांस में आके उन्होंने आंखें बंद की। जब उन्होंने आंखें बंद की तो मैं वहाँ से खिसक गया। तो वो बिल्कुल ऑडियंस के सामने, अब जब ऑडियंस ने किशोर दा को देखा तो तालियां बजनी शुरू हो गई। तालियां ऐसी बजी कि जब उन्होंने आंख खोली तो देखा कि सुनील दत्त नहीं है वहाँ। तो पहले तो घबराए, मगर वो तालियों का असर इतना ज़्यादा हुआ कि फिर वो शुरू हो गए। तो मुझे हमेशा कहा करते थे, कहते हैं कि ये जवानों की तालियों ने मुझे इतना इंस्पायर किया। और मैंने कहा कि अगर ये बेचारे बर्फ़ के ऊपर बैठ के मेरा गाना सुनने के लिए 2 घंटे से बैठे हुए हैं तो ये तो बड़ी बुरी बात है कि मैं उनके लिए गाना ना गाऊं। मगर इस बात की मुझे खुशी है और मुझे फ़ख्र है इस बात का कि जब भी कभी गुरु की यानी कि किशोर दा की हिस्ट्री, लाइफ की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो मेरा भी कहीं ना कहीं नाम छोटा सा कहीं से आएगा कि स्टेज पे लाने में सुनील दत्त का काफ़ी हाथ है। आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया मेरे सपनों की रानी आराधना से हुआ। और जब ये पिक्चर शुरू हुई तो उन्होंने पूछा कि मैं किसके लिए प्लेबैक दे रहा हूँ। तो बोले एक नया लड़का है और मेहनती है, हुनर है। बोले नहीं पहले मुझे बताइए, मैं मिलना चाहूँ। तो हमारी मुलाकात हुई, मैं उनके घर गया तो उन्होंने मुझसे बातचीत की। पहले अपना नाम पूछा, बोला फिल्मों में क्यों काम करना चाहते हो। तो मैंने कहा कि भाई शुरू से जब से मैंने होश संभाली है मैं हमेशा एक एक्टर बनना चाहता था और मैं चाहता हूँ कि हज़ारों लाखों करोड़ों लोग जो हैं मैं उनकी सेवा कर सकूँ। तो बोले किस तरह की सेवा। मैंने कहा थ्रू एंटरटेनमेंट, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में और एंटरटेनमेंट है ही क्या फिल्मों के अलावा। तो अगर मैं एक ड्रॉप इन द ओशन का भी अगर काम कर सकता हूँ और लोगों को एंटरटेन कर सकता हूँ तो मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन होगा। तो तब उन्होंने कहा कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई और उसके बाद उन्होंने पूछा चाय पियेंगे या कॉफ़ी। उससे पहले मैं आधा घंटा बैठा रहा तो एक पानी का ग्लास तक नहीं पूछा, चूंकि वो जानना चाहते थे कि भाई ये इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहता है। तो जब बाद में मुझे पता चला कि ये मुझे स्टडी कर रहे थे कि इसके मैनरिज्म क्या है, ये किस तरह से बातचीत करता है। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूं, या दो जान एक जिस्म हो गए या दो जिस्म एक जान हो गए। ऐसे तो बहुत सारे गाने हैं जो अगर गिनने बैठे तो रात हो जाए। सावन जो अगन लगाए उसे कौन बुझाए, उसे कौन बुझाए। कोई जाना नहीं है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। प्यार अजनबी है जाने कहाँ से आए, कब जीवन में फूल खिलाए
कंप्लीट नहीं हुई। अगर होती तो मैं समझता हूँ उसकी एक अच्छी यादगार उस पिक्चर में रह जाती, क्योंकि उसका म्यूजिक भी बहुत अच्छा है, उसका अपना कंपोज किया हुआ है म्यूजिक, उसके अपने लिखे हुए सीन्स हैं और डायलॉग्स भी हैं और कहानी भी है और काम भी बहुत बढ़िया उसने किया। अफसोस वो पिक्चर नहीं बन पाई। दीवानगी न छोड़ेंगे, हमारी जिद है कि दीवानगी न छोड़ेंगे, न तुम भी कोई कसर रखना आज़माने। काम करते करते एक दिन ऐसे ही बोलने लगे, अगस्त में जो बॉर्न है उनको शादी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने कहा जी, क्योंकि मैं भी दुखी थी, तो कहने लगा हमें अकेले ही रहना चाहिए। वैसे कुछ दिनों बाद उनका इरादा बदल गया। मैं कह रही थी, ऐसे बैठ के डिस्कस करते थे हम लोग शूटिंग के दौरान, तो कहने लगे कि मैंने कहा कि वैसे मैंने काम भी किया फिल्मों में, सब कुछ देखा, शोहरत देखी, ये सब, लेकिन मैं घर बनाने की इच्छा मेरी रह गई। तो शायद उसी वक्त उन्होंने कहा अगर बनाना चाहो, उस वक्त उन्होंने मजाक में कहा, तो मेरा प्रस्ताव है तो मैं एकदम से मैंने हंसी मजाक में, लेकिन उन्होंने फ़ोन पे फिर कहा कि अगर कभी सोचो घर बनाने के लिए तो तुम सोचना, काफ़ी वक्त लेना। और मुझे बड़ी खुशी भी हुई और हैरत हुई कि क्या मैंने वाकई वही सुना जो उन्होंने कहा। मैं सोचती रही और मुझे लग भी रहा था कि वो उनके विचार जो हैं बहुत ही मतलब कंसिडरेट, दूसरे का दर्द समझ के चलने वाले थे, क्योंकि ज़िंदगी को उन्होंने उतार चढ़ाव सब देखे थे ज़िंदगी में। तो मुझे बहुत मतलब वो मेरे लिए क्या थे मैं बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ पति नहीं, उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा किया, जीना सिखाया, हंसना सिखाया, दर्द को लेना सिखाया। आप सोच सकते हैं कि इतना दुख देखने के बाद, इतना कुछ सहने के बाद मैं इनके साथ रही, तो एक एक पल उन्होंने मुझे सुख के सिवा और कुछ नहीं दिया, खुशियाँ दी। और अगर कुछ थोड़ा बहुत दुख मिला भी हो तो मेरी तरफ से उनको मिला होगा, उनकी तरफ से। हम लोग एक साथ गए हॉस्पिटल द डे सुमित वाज बोर्न। बाप रे, बहुत प्यार करते थे और सुमित भी आज तक भूल नहीं पाया है, मेरे ख्याल से कभी भूलेगा भी नहीं। बहुत छोटा है लेकिन बहुत लाडला, बहुत देर से भी आया ना, कितने करीब अमित के 32 साल बाद आया इस घर में। तो देखिए उन्होंने, वो तो कहते थे बचपन से आज तक अमित पे हाथ भी नहीं उठाया उन्होंने, कभी कुछ नहीं हुआ। और वो ऐसे सीधा भी था, कभी जिद नहीं करता था। सुमित बड़ा शैतान है, तो मार खाता था उनसे। कभी कभी हाथ खींच के बाथरूम में बंद करने के लिए ले जाते थे, लेकिन बंद नहीं करते थे, सिर्फ डराते थे। और हॉरर मूवीज जरूर दिखाते थे रात को। मैं कहती थी एडल्ट मूवी है, एक डर जाएगा बच्चा, कहते थे कुछ नहीं, दोनों इसमें ब्लैंकेट में बंद होकर देखते थे और वो डराते थे रात को। अमित को भी डराते थे, मतलब जानबूझ के ऐसे खड़े हो जाते थे पीछे, खिलौने भी देते। और जब भी हमको कैसेट मांगता था तभी कैसेट भी देते थे। और क्या कहते थे? और बाद में बोलते थे अब तुम बहुत मतलब ही हो, तुम इतने अच्छे नहीं हो, पापा बोलते थे ना, तुमने ये दिया ऐसा बोलता है। और बाद में बोलता हूँ मैं कि मैं अभी कैसेट दे रहा है, इसलिए तुम नखराबाजी कर रहे हो। किशोर दा एज एन एक्टर तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। एज ए सिंगर भी उस आदमी में इतना रेंज था। हालांकि मैं एक म्यूज़िकल आदमी नहीं हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ म्यूज़िक में, लेकिन सुनने में इतना आनंद आता था, चाहे वो कॉमेडी सॉन्ग हो, रोमांटिक सॉन्ग हो, सीरियस सॉन्ग हो, बेस वाला सॉन्ग हो, हाई पिच वाला सॉन्ग हो, रेंज का मामला जो था बहुत ही रुके ना रुके ढोला बहार का, कल रहे ना रहे मौसम ये प्यार का, कल रुके ना
किशोर दा के बारे में कहना या चर्चा करना बहुत वक्त लेगा, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहना है वो इतना ज़्यादा है कि समय इस समय बहुत छोटा है। बहरहाल किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज़्यादा था और कहीं ज़्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे वो। लेकिन इन तमाम चीज़ों में एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ, जो उभरी वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी। मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला, जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला, मीठी छुरी से हुआ हलाल, छोरा गंगा किनारे वाला, घुंघरू बांध मीरा नाची थी और हम नाचे बिन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी। वो तीर भला किस काम का है जो तीर निशाने से झुके रे। उनका लास्ट गाना जो उन्होंने गाया था वो महबूब में रिकॉर्डिंग हुआ था, दैट वाज ऑन 12th of October। जैसे मैंने उनके साथ पहला गाना गाया था, वैसे मेरा आखिरी गाना था वो उनके साथ। उस रात को जब मैं जाने वाला था, मैंने उनके पैर छुए, वो सो गए थे। उठ गए, अरे चलो 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 ना बाबा, तुम सोए रहो ना, तुम क्या उठ रहे हो, मैं तो आ रहा हूँ। बोला हाँ तेरे, तुम कब आ रहे हो? बोले मैं आ रहा हूँ 13 को आ रहा हूँ। हाँ वो खंडवा जाएंगे, हाँ 20 तारीख को जाएंगे, एकदम सब फिक्स है, लेट मत करना, और वीडियो फिल्म्स लेके आना। पूरा मुझे वीडियो फिल्म्स लिख के दिए थे। वीडियो फिल्म्स वाज हिज, मतलब क्या बोला, हॉबी। ही लव्ड वीडियो फिल्म्स। और जितने पुराने फिल्म्स थे सब लिस्ट मुझे बना के दिए, बोले ये देखो ये मैंने बना के दिए। रात को 2 बजे मुझे नीचे छोड़ने आए। बोले बाबा तुम क्यों आ रहे हो नीचे छोड़ने मुझे? गाड़ी तक छोड़ने आए। That was the last time I saw him. I embraced him. गाड़ी निकल गई, मैंने वेव किया। I saw that man standing. He waved at me. That was the last. And then आप लोग जानते हैं क्या हुआ। सब ठीक रहे और सब शांति रहे, कहीं किसी को दुख न मिले। आंचल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले, एक ऐसे गगन के तले।
शीतल पर्वत चश्मे, हाथ उठाकर बुला रहा घर, चल रे मुसाफिर चल रे, अब अपने घर को चल रे। बस यही मेरी तमन्ना है, आखिरी तमन्ना।